हम लोग अपने बचपन में खूब कहानियां पढ़ते सुनते थे, लेकिन आज जब मैं छोटे बच्चों को मोबाइल में उलझे हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है बहुत छोटे बच्चे, 3, 4 या 5 साल के बच्चे। बाहर नहीं जाऊं तो मैं अपने घर के बच्चे, मेरी बहन का पोता है विहान, अगर वो दीदी सुन रही हैं तो समझ जाएंगी, 5 साल का वो बच्चा इतने अच्छे से स्मार्टफोन चलाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चा जो सिर्फ 5 साल का है अपने मोबाइल में, अपने पापा मम्मी या दादी के मोबाइल में वॉइस कमांड देकर यूट्यूब पर फिल्में लगा लेता है, यूट्यूब पर कार्टून नेटवर्क देखता है और फोन पर गेम खेलता है। तो इस उदाहरण से ये साफ जाहिर है कि आज के बच्चे, यानी जिन्हें हम 21वीं सदी के बच्चे कह रहे हैं, वो मानसिक रूप से यकीनन हमारी पीढ़ी के, मेरी सदी के बच्चों से बहुत आगे हैं। मैं इन्हें स्मार्ट कहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं छोटे बच्चों को किसी भी सूरत में मोबाइल देने के पक्ष में नहीं हूँ। 21वीं सदी के बच्चों की स्मार्टनेस की मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। हम सब ने अपने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो जरूर पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे बचपन वाला प्यासा कौवा अब बूढ़ा हो गया होगा, हो सकता है कि वो मर भी गया हो। खैर, आज जो कौवे हम देख रहे हैं, जो चतुर कौवे जिनको हम कहते हैं, वो निश्चित ही मेरी पीढ़ी वाले कौवे का पोता या पड़पोता है। तो आप मेरे साथ साथ एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए। परिस्थिति ये है कि वो कौवा जो मेरे जमाने में हुआ करता था, प्यासा कौवा, जिसने मटके के पैंदे में पानी कम होने की वजह से कंकड़ डालकर उस पानी के लेवल को ऊपर लेके आया था और उसने अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से अपनी प्यास बुझाई थी। अब उस कौवे का वही पोता जो आज की पीढ़ी का संवाहक है, उसके सामने यदि यही स्थिति आए, सेम परिस्थिति जैसे उस कौवे के सामने आई थी, वही परिस्थिति यदि इस कौवे के सामने आए तो वो अपनी प्यास किस तरह से बुझाएगा। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से दादा पोते की चतुराई मैं आपके सामने रखती हूँ। रविंद्र कोट जी हमारे सामने हैं। नमस्कार रविंद्र जी। तो कविता कुछ इस तरह है कि कल्लू कौवा बोला आओ। कल्लू पोते का नाम है। कल्लू कौवा बोला आओ, दादा हमको गांव घुमाओ। कल्लू कौवा बोला आओ, दादा हमको गांव घुमाओ। कैसे थे मेरे परदादा, मुझको भी इतिहास बताओ। दादा ने कुछ दिल में ठाना, दादा ने कुछ दिल में ठाना, किया याद वो गया जमाना। अपने पुरखों की चतुराई कल्लू पर चाही अजमाना। कविता एक बार फिर से सुनिए, आपको समझ में आएगी कि कल्लू कौवा बोला आओ, दादा हमको गांव घुमाओ। कैसे थे मेरे परदादा, मुझको भी इतिहास बताओ। दादा ने कुछ दिल में ठाना, किया याद वो गया जमाना। अपने पुरखों की चतुराई कल्लू पर चाही अजमाना। दादा पोता गए खेत में, घड़ा दबा था एक रेत में। कल्पना कीजिए परिस्थिति की कि वही घड़ा जैसा कल्लू के दादा ने अपने जमाने में देखा था, उसी तरह के घड़े के पास कल्लू के दादा कल्लू को लेके जाते हैं और उसे कुछ कहते हैं कि दादा पोता गए खेत में, घड़ा दबा था एक रेत में। दादा सीना करके चौड़ा, बोले भर के हवा पेट में। पैंदे में है इसके पानी,
दादा पोते से कह रहे हैं कि देखो, पैंदे में है इसके पानी और तुम्हें है प्यास बुझानी। पैंदे में है इसके पानी और तुम्हें है प्यास बुझानी। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? है कोई तरकीब सयानी? कल्लू ने कुछ मुड़कर देखा, कल्लू ने कुछ देखा मुड़कर, पास नहीं थे कंकड़ पत्थर। कल्लू ने कुछ देखा मुड़कर, पास नहीं थे कंकड़ पत्थर। पानी कैसे ऊपर आए, याद न कोई जंतर मंतर। फिर उसने तरकीब निकाली। अब देखिए कि आज का स्मार्ट कौवा क्या तरकीब निकालता है। फिर उसने तरकीब निकाली, एक स्ट्रॉ मटके में डाली, गट गट करता पानी पीकर झटपट अपनी प्यास बुझा ली। देखी दादा ने चतुराई, देखी दादा ने चतुराई, एक चमक आंखों में आई। नजर उतारी फिर पोते की, पीठ ठोक के करी पड़ाई। तो दोस्तों, इस कविता को आपके सामने रखने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि आज के बच्चे यानी कि 21वीं सदी के बच्चे बहुत चतुर हैं। ये बच्चे तार्किक हैं। इन्हें आप राजा रानी, भूत राक्षस या जादूगर के पात्रों से अधिक देर तक बहला नहीं सकते। बेशक ये पात्र इन्हें आज भी आकर्षित करते हैं। इस बारे में कोई दोरा नहीं है कि बच्चे आज भी भूत प्रेत परियों राजाओं की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहानियों में तर्क चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि 21वीं सदी के बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा है वो कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी पी लो। तो ऐसा नहीं है कि आज के बच्चों के अनुरूप साहित्य लिखा नहीं जा रहा, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह साहित्य हम जिनके लिए लिख रहे हैं वह उन तक पहुंच नहीं पा रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि खुद माता पिता का साहित्य के प्रति उदासीन होना। यानी यदि बच्चे के माता पिता को ही साहित्य का कोई शौक नहीं होगा, उनका ही किताबों के प्रति कोई रुझान नहीं होगा, तो बच्चों में ये शौक पनपना मुश्किल है। और अगर इसे मैं ये कहूं कि आज के माता पिता के पास बच्चों के मनोरंजन के लिए साहित्य के अलावा भी बहुत से आसान साधन हैं। आसान से मेरा मतलब है कि जिन पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि। इन विकल्पों के पीछे की कहानी भी बड़ी लंबी है। लंबी इसलिए क्योंकि अगर इसकी गहराई में हम लोग जाएं तो हम देखेंगे कि आज अपने आसपास हम लोगों को एकल परिवार और एकल परिवारों में भी कामकाजी दंपति अधिक देखने को मिलेंगे। ऐसे में बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो विकल्प बचते हैं वो चौकीदार, मेड, नौकर, इस तरह के विकल्प हमारे घरों में मिलते हैं, लेकिन इन पर हम लोग अधिक विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि माता पिता उन बच्चों को, अपने बच्चों को घर में सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के गैजेट्स माफ कीजिए, इस तरह के गैजेट्स के जो रिमोट्स हैं उनके हाथों में देना माता पिता की मजबूरी भी कह सकते हैं।
इसी बात का अगर दूसरा पहलू हम देखें तो हम पाएंगे कि बच्चे टीवी मोबाइल पर कार्टून देखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें बच्चों को उनके मनपसंद पात्र चलते फिरते, बात करते हुए, एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यानी इस माध्यम में दृश्य के साथ साथ श्रवण भी जुड़ा हुआ है। अगर दृश्यों के साथ में श्रवण माध्यम जुड़ा हुआ हो तो बच्चों को बहुत लुभाता है। अब जरा अपना बचपन याद कीजिए। मुझे तो कहानियों की बजाय चित्र कथाएं ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि चित्र कथाओं में चित्रों के माध्यम से जो कहानियां हम पढ़ते थे उसमें हमारी जो कल्पना थी उसको एक गति मिलती थी। हम उन चित्रों के साथ में उस संसार में पहुंच जाते थे जहां वो कहानी या वो पात्र हमें ले जाना चाहते हैं। तो अब सोचिए कि यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए साहित्य ले भी आए, किताबें ले भी आए, तो भी क्या वो उनको इतना आकर्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे कहानी क्यों सुनना पसंद करते हैं? बच्चे कहानी इसीलिए सुनना पसंद करते हैं ताकि वो उस कहानी की कल्पनाओं के साथ उस माहौल में, उस दुनिया में विचरण कर सके। तो जब कहानी बच्चों को साहित्य से जोड़ने के लिए हमारा पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम बच्चों के हाथ से मोबाइल लेकर उन्हें पुस्तक थमाएं, लेकिन उन्हें पढ़कर भी सुनाएं। जब तक हम उन्हें पुस्तक की कहानियां पढ़कर नहीं सुनाएंगे तब तक हम उनकी कल्पनाओं को उस लोक में नहीं ले जा पाएंगे, और जब तक वो कहानियों से जुड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें कहानी पढ़ने में, सुनने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो मेरा यह मानना है कि जब हम बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाएंगे तो बच्चों को धीरे धीरे कहानियों से लगाव होने लगेगा और फिर वो कहानियां खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि आज के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है। उनकी स्कूली किताबों का होमवर्क इतना ज्यादा होता है कि उसे जो भी थोड़ा सा समय मिलता है उसमें वह अपना आसान मनोरंजन करना चाहता है, और टीवी मोबाइल न केवल उसे आसान लगते हैं बल्कि अभिभावकों को भी बच्चे के साथ बैठकर उसे कहानी सुनाने से अधिक उसे मोबाइल पर कार्टून फिल्म दिखाना आसान लगता है। कारण वही भागम भाग की जिंदगी, बच्चों की भी और माता पिता की भी। तो अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि 21वीं सदी के बच्चों के लिए बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से विज्ञान के बेसिक नियम कभी नहीं बदलते, विज्ञान के बेसिक नियम कभी नहीं बदलते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जैसे जैसे आविष्कार होते जाते हैं तो विज्ञान में नए नियम, नए कायदे जुड़ते जाते हैं, नए सिद्धांत जुड़ते जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों का बेसिक मनोविज्ञान तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। समय के साथ साथ उसमें नई रुचियां, नए शौक, नई समस्याएं, नए विषय जुड़ते जाते हैं। 21वीं सदी के बच्चों के शौक और रुचियां ये भी मेरी पीढ़ी से, आपकी पीढ़ी के बच्चों से बिल्कुल अलग है। आज का साहित्य भी पहले से कुछ अलग ही होना चाहिए। तो जैसे सूरज, चांद, धरती, नदियाँ, जंगल, फूल, सर्दी, गर्मी, ये विषय तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। ये बेसिक विषय हैं। जैसे विज्ञान के बेसिक सिद्धांत, बच्चों का बेसिक मनोविज्ञान, वैसे ही
बाल साहित्य के ये बेसिक विषय हैं। ये विषय कभी किसी सदी में नहीं बदले और आगे भी नहीं बदलेंगे, लेकिन इन पर जितना पहले लिखा गया है बहुत लिखा गया है और अब भी लिखा जा रहा है। आज भी इन्हीं विषयों पर बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन आज के साहित्य में कुछ नए विषय भी जुड़ गए हैं, जैसे मोबाइल, सेल्फी, फास्ट फूड, ऑनलाइन एजुकेशन, और जो एक नया नया विषय जुड़ा है वो है कोरोना। तो इस तरह 21वीं सदी के साहित्य में इन विषयों पर भी लिखा जाना चाहिए। मैं अपने लेखन में इन विषयों को शामिल करती हूँ। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि आज के बच्चों की भाषा, 21वीं सदी के बच्चों की भाषा मेरी सदी के बच्चों से, मेरे बचपन की भाषा से थोड़ी अलग है। हाँ, वो हिंदी है, हम उसे हिंदी ही कहेंगे, लेकिन उनकी आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द, कुछ ऐसे शब्द इंग्लिश के जुड़ जाते हैं जिन्हें हम हिंदी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन शब्दों को शामिल करके लिखी हुई कहानियां, कविताएं पढ़ते हैं तो हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इन शब्दों को हमने थोपा है। उस कहानी में या उस कविता में, उस रचना में हमने इन इंग्लिश के शब्दों को जबरदस्ती ठूसा है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि ये हमें हमारी ही बोलचाल का हिस्सा लगते हैं। सच्चाई कड़वी आप इसे कह सकते हैं, कुछ हो सकता है बुरा भी लगे कि मैं हिंदी की खिलाफत कर रही हूँ, लेकिन ये हिंदी की खिलाफत बिल्कुल भी नहीं है। आज बड़े बड़े प्रकाशक जो बाल साहित्य की पत्रिकाएं, अखबार निकालते हैं, उन सब ने बाल साहित्य में आए हुए इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है। मुझे लगता है कि हमें भी इस नई भाषा को स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक जुड़ा मैं एक छोटा सा किस्सा, बहुत बड़ा नहीं है, 2-4 लाइनों में खत्म हो जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक कहानी लिखी थी, बाल कहानी, जो मैंने एक बहुत ही सुपरिचित बाल साहित्य प्रकाशक को भेजी। 2 दिन बाद वहाँ से मुझे मेल आया कि आपकी कहानी हमें बहुत पसंद आई, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, इसे सरल बनाइए ताकि बच्चों को समझ में आ सके। मैंने उस कहानी को फिर से पढ़ा, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा। उसमें कोई भी ऐसा शब्द मुझे नहीं लगा जो बच्चों को समझ में नहीं आता हो या बहुत कठिन हो। फिर मैंने वो कहानी अपनी बिटिया को सुनाई, उसने भी कहा कठिन है थोड़ी सी। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये कहानी तुम्हें सुनानी हो, तुम सुनाओ किसी को या तुम लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो उसने मुझे जिस तरह से बताई, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि बहुत आम बोलचाल के शब्द जिन्हें मैंने शुद्ध हिंदी में उस कहानी में लिखा था, वो उसने अपनी बोलचाल में इंग्लिश के शब्दों में उसको इस्तेमाल किया और वो कहानी, उसका प्रभाव बढ़ गया, वो बोलने में बहुत आसान लगने लगी मुझे। और फिर मैंने उसी के हिसाब से वो चेंज करके उन प्रकाशक महोदय को कहानी भेजी और वो कहानी स्वीकृत हुई और प्रकाशित भी हुई। तो खैर, मैंने तो 21वीं सदी के इन विषयों को और इस भाषा को अपना लिया है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, वैसे भी बाल कहानियाँ छोटी ही होती हैं, और ये कहानी जो है मेरे संग्रह गज्जू की वापसी से है। कहानी का शीर्षक है प्लांट द ट्री।
कहानी का शीर्षक है प्लांट द ट्री। आज मानू का उत्साह अपने चरम पर था। आज मानू का उत्साह अपने चरम पर था। आज ही उसका 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। उसने अपने पूरे जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज उसका जन्मदिन भी है। इन दोनों खुशियों को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसके पापा ने आज उसके सभी दोस्तों को पार्टी देने का ऐलान किया। तो मानू झूम के अपने पापा के गले लग गई। मानू का ननिहाल भी इसी शहर में होने के कारण शाम को उसके मामा मामी अपनी दोनों बेटियों के साथ पार्टी में आए। मामा का टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। इस कारण मामा के दोस्त विदेशों में भी रहते हैं। मामा के दोस्त जब उनसे मिलने आते हैं या मामा जब विदेश जाते हैं तो उनके दोस्त उन्हें अक्सर महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गिफ्ट में देते हैं। मामा ने मानू को उसके जन्मदिन पर एक लेटेस्ट मॉडल का एंड्रॉयड फोन गिफ्ट में दिया। मानू का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फटाफट अपनी पार्टी में आए सभी मेहमानों को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मानू के दोस्त मन ही मन उसके नए मोबाइल से ईर्ष्या करने लगे। मानू की पूरी छुट्टियां मोबाइल के कारण खूब मजे से बीती। उसके पापा ने भी उसे ज्यादा नहीं टोका, क्योंकि वे जानते थे कि मानू अपनी पढ़ाई को लेकर कभी भी कोताही नहीं बरतेगी और जैसे ही स्कूल खुलेंगे मानू खुद ब खुद इस मोबाइल से दूरी बना लेगी। मगर उन्हें जल्दी ही अपना ये भ्रम टूटता नजर आया। मानू का ध्यान स्कूल खुलने के बाद भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान जितना मोबाइल में लग रहा था उतना ही अपनी पढ़ाई से हटता भी जा रहा था। FA1 के बाद जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो मानू की क्लास टीचर ने उसकी शिकायत की। अब तो पापा को पक्का यकीन हो गया। उनका माथा ठनका। उन्होंने मानू को प्यार से समझाया, उसे डांट भी लगाई, उसकी सहेलियों के उदाहरण भी दिए, लेकिन मानू के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पूरा साल निकल गया। मानू अपने मोबाइल में ही घुसी रहती। अब तो उसने अपने घर के छोटे से बगीचे में भी जाना बंद कर दिया। एक वक्त था जब उसने बड़े चाव के साथ नर्सरी से तरह तरह के पौधे लाकर अपने उस बगीचे को सजाया था। मानू का प्रकृति प्रेम याद आते ही उसके पापा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यूं लग रहा था मानो उन्हें अंधेरे में रोशनी की कोई किरण नजर आई। मानू बेटा, जरा इधर आना, अपना मोबाइल तो दो। आओ, तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। पापा ने मानू को आवाज लगाई। जी पापा, कहते हुए मानू मोबाइल लेकर पापा के पास आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पापा ने आज उसे मोबाइल को लेकर डांटा नहीं। देखो, इसमें एक ऐप डाउनलोड करता हूँ। मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करता हूँ, इसका नाम है प्लांट द ट्री। पापा ने कहा। अच्छा, क्या होता है इसमें? मानू ने उत्सुकता से पूछा। इसमें हम एक बीज रोपेंगे। अगर मोबाइल को
आधा घंटा हाथ नहीं लगाओ तो इसमें से एक छोटी सी कौपल निकलेगी, पापा ने मानू को समझाया। क्या सचमुच ऐसा होगा? और अगर 1 घंटा हाथ नहीं लगाया जाए तो? मानू का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। तो कौपलें ज्यादा हो जाएंगी और धीरे धीरे ये बीज एक पेड़ बन जाएगा और फिर खूब सारे पेड़ मिलकर एक घना जंगल बन जाएगा। मोबाइल में जंगल, पापा ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। पापा ने ऐप में बीज बोकर मोबाइल टेबल पर रख दिया। मानू को मोबाइल के बिना बेचैनी सी हो रही थी। वह बार बार टेबल की तरफ देखती और फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाती। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने मोबाइल उठाकर देख लिया। जैसे ही उसने मोबाइल उठाकर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने देखा कि ऐप में 2 कोपलों के साथ खड़ा एक नन्हा पौधा मुस्कुरा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल के हाथ लगाया, पौधा मुरझा गया। मानू को पौधे को मुरझाते देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार वह पौधे को मुरझाने नहीं देगी। उसने फिर से ऐप में एक बीज बोया और फिर पूरा दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। इस वक्त में उसने अपने मैथ्स के सवाल हल किए, इंग्लिश के लेसन याद किए और अपना अधूरा होमवर्क पूरा किया। शाम को उसने देखा कि ऐप में 4 पेड़ खड़े लहलहा रहे हैं। अब तो मानू को पेड़ लगाने का चस्का लग गया। वह सुबह बीज लगाकर स्कूल जाती और रात को सोते समय मोबाइल देखती तो ऐप में उसे कई सारे पेड़ नजर आते। कभी कभी जब वह 2-3 दिन तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाती तो ये पेड़ एक जंगल की शक्ल ले लेते थे। धीरे धीरे उसका मोबाइल मोह कम होने लगा और वह वापस अपनी पढ़ाई की तरफ लौटने लगी। उसकी क्लास टीचर को भी उसमें आशातीत परिवर्तन नजर आ रहा था। टीचर ने उसके पापा को फोन करके जब यह बात बताई तो पापा अपनी तरकीब को कामयाब होते देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। आज रविवार था। पापा चाय का कप लेकर बाहर बगीचे में बैठे थे। तभी मानू ने आकर उनसे कहा, पापा देखिए ना, कितने सारे गमले खाली पड़े हैं। हम आज शाम को नर्सरी से पौधे लेकर आएंगे और इन गमलों में लगाएंगे। सुनते ही पापा मुस्कुरा उठे। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्लांट द ट्री। इस कहानी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, कुछ देर पहले इस कहानी को सुनाने से पहले, इस कहानी पर बातचीत करने से पहले मैंने कहा था कि मैंने 21वीं सदी के बच्चों की भाषा को, उनके विषयों को सहज अपना लिया है। उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो आप देखेंगे कि इस कहानी का जो शीर्षक है प्लांट द ट्री, यह इंग्लिश में ही है। इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा के भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेरेंट टीचर मीटिंग, नर्सरी, डाउनलोड, होमवर्क आदि। मुझे लगता है कि यदि कहानी में इन शब्दों के हिंदी अर्थ या इन शब्दों की एवज में, इनके रिप्लेसमेंट में शुद्ध हिंदी के शब्द अगर इस्तेमाल किए जाते तो शायद
वे इन शब्दों से अधिक कठिन होते। ये कहानी बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका नंदन में प्रकाशित हुई थी। खैर, फिर कहूँगी कि यह मेरा अपना विचार है और इससे किसी का सहमत होना आवश्यक नहीं है। खैर, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बाल साहित्य लिखना बहुत कठिन काम है। बहुत से साहित्यकार ये कहते हैं कि बाल साहित्य लिखना बालकों का काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि बाल साहित्य लिखना बालक होने जितना ही सरल काम है। बाल साहित्य लिखना बालक होने जितना ही सरल काम है, बस आपको बालक बनना पड़ेगा। और बालक बनना यही तो सबसे कठिन काम है। आज उम्र की जिस अवस्था को, जिस दौर को मैं जी रही हूँ, आप जी रहे हैं, उससे बरसों पीछे जाकर, उम्र के इस दौर से बरसों पीछे जाकर फिर से बालक बनना क्या आसान काम है? बस इसीलिए कहा जाता है कि बाल साहित्य लिखना बहुत कठिन काम है। पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों को मुझसे बहुत लगाव रहा है। सिर्फ मुझे बच्चों से नहीं, बच्चों को भी मुझसे बहुत लगाव रहा है। और मुझे तो खैर उनके साथ बात करना, उनके साथ घुल मिल के खेलना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता ही है। मैं जब भी बच्चों के बीच में होती हूँ तब उनके क्रियाकलापों को, उनकी एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखती हूँ। उनका पक्ष समझने की कोशिश करती हूँ। किसी भी मुद्दे पर जो उन्हीं की समस्या है, उन पर मैं उन्हीं की राय जानने की, उनके सुझाव जानने की कोशिश करती हूँ। उनके व्यवहार का अवलोकन करती हूँ। यहीं से मुझे 21वीं सदी के बच्चों के लिए लिखने के लिए नए नए विषय मिलते हैं, नए नए टॉपिक्स मिलते हैं। मेरे आस पड़ोस के बच्चे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी, प्लांट द ट्री, यह भी एक सच्ची घटना से पर ही आधारित है। जब मेरी अपनी बच्ची को मोबाइल की लत लग गई थी, तब हमने उसके मोबाइल में ये प्लांट द ट्री ऐप डाउनलोड किया था और उसे पौधों से लगाव रखना सिखाया था। उसे सिखाया था कि जब एक पौधा मरता है तो कितना दुख होता है। और इसी तरह से हमने उसकी मोबाइल की लत छुड़वाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ जुड़कर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा होगा। फिर किसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।